सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम लोग 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है। ये मेरे पास बुक है, इसका चैप्टर 4 है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है, तो मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर हम 2024 में जो 5 सेट्स में ईच सेट 3 सबसेट्स, तो टोटल 15 सेट्स या फिर 15 पेपर्स थे, वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा एग्जाम 27 फरवरी 2025 को है और इसमें मतलब चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स में 15 सेट्स में 39 क्वेश्चंस आए हैं और हमारा वेटेज है 7 मार्क्स का। सॉल्यूशन चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने अभी कंप्लीट की उसका 9 मार्क्स और ये केमिकल काइनेटिक्स इसका भी 7 मार्क्स है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो हमारे 23 मार्क्स हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में टॉपिक 1 और 2 देखेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 1 है। टॉपिक 1 हमारा क्या है? तो टॉपिक 1 हमारा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, डिफरेंशियल जो फॉर्म होता है इंस्टेंटेनियस रेट का, और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। 2024 में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था टॉपिक 1 से, वो क्वेश्चन हमारा ये रहा, x + 2y गिव्स p। तो इसमें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ, तो इसका हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो इसके 4 ऑप्शन है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन x + 2y गिव्स p द डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ। तो हमें डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है, इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट भी कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारा ये दोनों क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है x और y। तो x, अब रिएक्टेंट क्या होते हैं? ये कंज्यूम होते हैं, तो निगेटिव साइन के संग इनका कंसेंट्रेशन, डिफरेंशियल फॉर्म है तो d/dt। फिर से हमारे पास इक्वल टू, हमारे पास रिएक्टेंट y है लेकिन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो -1/2 डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म, कंसेंट्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा p है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम p क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो प्लस p कंसेंट्रेशन ऑफ p डिवाइडेड बाय dt। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है ऑप्शंस के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन में मैं बताता हूँ, ऑप्शन में किसके बीच में रिलेशन था? तो y के बीच में और p के बीच। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो 2 उधर जाएगा, तो 2 dp बाई dt इज इक्वल टू माइनस dy बाय dt। तो ये हमारा है, बस सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो हमारे टॉपिक 1 में यही क्वेश्चन आया था। ये जो 7 टॉपिक्स हैं, टोटल हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया था 2010 से 2023 तक, तो उसमें जो 7 टॉपिक्स हमने किए थे, वही 7 टॉपिक्स के अनुसार मैंने अरेंज किया है 2024 की PYQs, जिसमें टोटल 39 क्वेश्चन है। इसको 7 टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। तो ये रहा हमारा टॉपिक 1। तो टॉपिक 1 में एक ही क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, अब हम PDF में एक बार चलते हैं, वहां पर इसकी लैंग्वेज और इसका आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं, और साथ ही साथ ये 39 क्वेश्चंस जो आए थे वो पूरे क्वेश्चंस एक बार में, जैसे सॉल्यूशंस में हमने देखे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वैसे केमिकल काइनेटिक्स में एक बार टोटल 39 क्वेश्चंस देख सकते हैं। आप उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 2024 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक बार हम लोग PDF में देखते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक 2 के भी कुछ क्वेश्चंस है उसको करेंगे बोर्ड पे, उसके बाद PDF में चलेंगे और ये क्लास पूरी करेंगे। तो इस वीडियो से हम लोग चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स शुरू किए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग 2024 के ही सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। 15 सेट्स, टोटल 39 क्वेश्चंस हैं केमिकल काइनेटिक्स से, और इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हमने 2023 तक किए थे, तब हमने 7 टॉपिक्स देखे थे। उसी 7 टॉपिक्स के अनुसार मैंने फिर से 2024 के 39 क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पर 7 मार्क्स, 39 क्वेश्चंस। एक बार हम लोग पहले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं। तो आप देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 में, 1 मार्क के हैं ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार आप देख सकते हैं, लेवल आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक है। मतलब अगर आपको अच्छे से रिवाइज होगा NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस, और आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएंगे आपसे।
और हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे इनके। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो आप कोई भी टॉपिक को लीव मत करिएगा। कुछ टॉपिक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं दूसरों से, लेकिन फिर भी आपको सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। और जब हम लोग सैम्पल पेपर्स लगाएंगे, आप भी ट्राई करिएगा अलग अलग सोर्सेज से, तो वहाँ से आप खुद समझ जाइएगा कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। हाफ लाइफ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक 5 है पूरा, हम लोग देखेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, और ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, ये सब 1 मार्क के हैं। तो आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको पार कर रहा हूँ। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन, वैसे मैंने क्वेश्चन के बगल में मार्क्स लिख भी दिए हैं, पर अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनमें डिफाइन आते हैं, जहाँ से स्टेट भी है। तो 1-2 क्वेश्चन, जैसे टॉपिक 3 का है मॉलिक्यूलरिटी, और 1 कंडीशन इन विच अ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन में भी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये टॉपिक 5 का है। तो 2 मार्क्स के हैं, 2 पार्ट हैं इसमें। डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स में, 2 पार्ट हैं। फिर देखिए न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ डिफाइन है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो PYQs में आया हुआ है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखनी है, और 99% 90% वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है, इस बार भी आया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस हैं कि X परसेंटेज में T टाइम मान लेते हैं T1, तो Y परसेंटेज में T2 क्या होगा, या T2 टाइम में कितना %, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दिया है, ऐसे डिफरेंट केसेस के भी क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस मेजरमेंट जहाँ दिया रहता है, कुछ एक्सपेरिमेंट है ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं PYQs में। NCERT में जब थ्योरी समझाएगी है तो भी उसमें समझाया गया है, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप कोई भी क्वेश्चन को लीव मत करिएगा, कम से कम गिवन, क्योंकि 3 मार्क्स के गिवन, टू फाइंड, और कुछ फार्मूलाज या फिर कुछ चीज़ें आप उनको लिख ज़रूर दीजिएगा। तो मैं स्टेप वाइज, जैसे PDF में हम लोग देखेंगे और पहले भी देखा था, तो आप स्टेप मार्किंग है तो आपको ध्यान रखना है। ये सब कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन था 25% 40 मिनट्स, तो कितने टाइम में 80% कंप्लीट हो जाएगा। 75% इतने समय में, तो 20% कितने समय में, 90% कितने समय में। तो ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है। ये सब कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होती है, पर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ पर T हाफ, कुछ लॉग की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जनरली दी जाती हैं, पर log 2, log 3 और log 5 इनकी आपको ध्यान भी रहनी चाहिए, ठीक है, पर जनरली आप देखेंगे हर क्वेश्चन में दे दी जाती है। फिर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन है ये, EA की वैल्यू है ना। तो ये सेम सबसेट के क्वेश्चन है, मतलब सेम सेट के क्वेश्चन है, तो इन दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी दी है। बस टेम्परेचर चेंज है, यहाँ 700 to 720 केल्विन, और यहाँ पर 300 to 320 केल्विन। तो ये 39 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। 3 मार्क्स 1 to 3 मार्क्स 4 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं थे केमिकल काइनेटिक्स में 15 सेट्स में। अब हम लोग टॉपिक 1 देखते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन X + 2y गिव्स P, द डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ क्या होगा। तो पहले जैसे मैंने पूरा बताया था, जनरली ऐसे ही आप NCERT में देख सकते हैं, डिफरेंशियल इंस्टेंटेनियस रेट भी इसे कहते हैं। तो रिलेशन है किसके बीच में, P और Y के बीच में। वैसे मैंने बताया नहीं, पर और ऑप्शंस में यहाँ पर P और X के बीच में भी है, और P और Y के बीच में भी, ठीक है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखिएगा, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म होता है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करता है, तो प्रोडक्ट के संग तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर B और C तो नहीं होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट के संग प्लस आएगा, इन दोनों में प्लस है प्रोडक्ट के संग, और Y रिएक्टेंट है, इसके संग माइनस आएगा, तो A और D में से कोई हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस और एडवांस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस में, क्योंकि एडवांस में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
2 टाइम्स dp बाई dt इज इक्वल टू माइनस dy बाई dt। ठीक है, तो ये हमने देखा था और ये हो गया। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते थे तीनों, क्योंकि ऑप्शन में x भी था, पर फिर भी क्योंकि ये सही है आप पहले देख लीजिएगा रफ में या फिर देख लीजिएगा सही है, उस हिसाब से आप फिर आंसर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन भी लिख दीजिएगा डिफरेंशियल फॉर्म, एक क्योंकि पूछा क्या था, पूछा था डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ, तो दिस इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द रेट लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट एक्सप्रेशन हो गया। फिर अगला हमारा टॉपिक 2 है। टॉपिक 2 है हमारा रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड यूनिट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ठीक है, कैलकुलेशंस, मॉडिफिकेशंस और कैसे लिखना है वो सब आप एक बार देख सकते हैं, खुद से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक और ब्रीफ में कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ ताकि हम लोग पहले कवर कर लें अच्छे से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगभग हमने कवर किए हैं PYQs में, और आपको भी ये सब क्वेश्चंस ध्यान होंगे क्योंकि ये सब सारे टिपिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई भी बहुत ही ज़्यादा नया क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले नहीं आए हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशंस में दिए थे, लेकिन 90% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम देखे हुए हैं और ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। NCERT के डायरेक्ट या मॉडिफाइड क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। तो टॉपिक 2 एक बार हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं, फिर हम लोग PDF में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक 2 हमारा क्या है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ के यूनिट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस आए, तो हम लोग सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। द रेट ऑफ द रिएक्शन 2A प्लस B2 गिव्स 2AB। तो यहाँ पर 2A प्लस B2 गिव्स 2AB इज गिवन बाय, तो यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन है रेट कांस्टेंट टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 अ कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट B2 का पावर 1। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी इस रिएक्शन के लिए, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो इसको हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव 3। तो आप K की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, A की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, B की बढ़ा देंगे, यहाँ पर B लिखा है तो यहाँ पर B2 है, तो B2 के या B की हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, या फिर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, फोर्थ सब, मतलब ऑल द अबव 3। तो यहाँ पर हमें पता है रेट कांस्टेंट जो होता है वो कैसे इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आप पूरा लैंग्वेज लिख दीजिएगा जैसा हम PDF में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है, एसर्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ये एसर्ट किया गया है। ठीक है, इसका रीजन क्या बताया गया है, रीजन है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इफेक्टिव कोलिजन होना बहुत जरूरी है रिएक्शन के लिए। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। ये रीजन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन जो होते हैं AR के, तो वही हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इफेक्टिव कोलिजन्स जो रिक्वायरमेंट होती है, तो इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं। हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक रिएक्शन होने के लिए कुछ फैक्टर चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए, प्रॉपर एनर्जी चाहिए, कोलिजन चाहिए, है ना। तो उसमें से एक फैक्टर होता है इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाता है। इसकी थ्योरी आप NCERT से जरूर पढ़िएगा। NCERT में ये सब जो शॉर्ट थ्योरीज दी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो NCERT रीडिंग मस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला भी हमारे पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पर इंक्रीज था। ठीक है, तो एक बार मैं और क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ये जो सेकंड असर्शन रीजन क्वेश्चन है वो क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट डिक्रीज कर जाएगा, ये असर्शन है। और रीजन बिल्कुल सेम है इसकी तरह कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर असर्शन गलत है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट इंक्रीज कर जाएगा। और रीजन बिल्कुल सही है, बिकॉज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर रीजन हमारे पास सही है और हमारे पास जो असर्शन है वो गलत है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर D, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। एक बार आप चारों ऑप्शन देख लीजिएगा तो
उसमें से पूरा लिख दीजिएगा उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और आया था, वो भी हमारे पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन था। वो क्या है? असर्शन है द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर द सेम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम होता है। ये सही है, बिल्कुल सही है, सेम होता है, ये असर्शन था। इसका रीजन क्या है? इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रेट होता क्या है? रेट कांस्टेंट, या अगर हम लोग इक्वेशन ही लिख दें रेट की डिफरेंशियल, तो रेट बराबर कितना होता है? K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लेते हैं A है, उसकी पावर जीरो ऑर्डर है, तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट। या हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट क्या होगा? रेट के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों की यूनिट्स भी क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन मार्किंग स्कीम में अगर आप ये क्वेश्चन देखिएगा तो इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों दिया हुआ है। मतलब जो बी ऑप्शन होता है हमारे पास कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वो भी दिया हुआ है। लेकिन हम लोग फिर भी ए के संग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रीजन से आप कनेक्ट कर सकते हैं असर्शन को, क्योंकि ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करेगा तो जो रेट की जो यूनिट आएगी वो अलग आएगी। हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी इधर ले जाने पर, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वो अलग आएगी। लेकिन क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि रेट और के इन दोनों की यूनिट सेम होगी, तो हम लोग ए के साथ जाएंगे। तो आप अगर मार्किंग स्कीम में देखिएगा तो ए और बी स्लैश करके दोनों लिखा हुआ है ऑप्शन, ओके। तो ये हमारे पास जो है जीरो ऑर्डर यहाँ पर, तो ये ए हो जाएगा। तो 1 मार्क के क्वेश्चन आए थे टॉपिक 1 और टॉपिक 2 से। तो अब हम पीडीएफ में एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेते हैं, एक बार आंसर की लैंग्वेज देख लेते हैं, और इसी के साथ हम अपनी क्लास 1 जो है उसको कंप्लीट करते हैं। क्लास 2 में हम लोग टॉपिक 3 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स 2024 PYQs टॉपिक वाइज में आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक 2 हम लोग देखते हैं। टॉपिक 2 में हमारे पास क्वेश्चन है द रेट ऑफ द रिएक्शन 2A + B2 गिव्स 2AB इज गिवन बाय। तो हमारे पास रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर C। अगला हमारे पास असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अ रीजन है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास सेकंड टॉपिक का है। तो बिल्कुल ये कनेक्ट हो रहा है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो इफेक्टिव कोलिजन जो वन ऑफ द फैक्टर्स होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का, वो इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो आप इसको पूरा लिख दीजिएगा। सी और डी में डाउट होता है कि सी में असर्शन करेक्ट और रीज़न रॉन्ग था, कि सी में असर्शन रॉन्ग और रीज़न करेक्ट था। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ए और बी तो हमें ध्यान रहते हैं ऑप्शंस क्या है, पर सी में हमारा असर्शन ट्रू और रीज़न रॉन्ग, और फोर्थ में असर्शन रॉन्ग रीज़न ट्रू। आप एक बार इसको देख सकते हैं, और आप ऑप्शंस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट से ही ऑप्शन आप गलत लिख जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी असर्शन रीज़न में, क्योंकि सेम ऑप्शंस होते हैं चारों। तो इसका ए हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मतलब ऐसे है सीरियल वाइज 16 है, और ऐसे अगर हम इसमें देखें तो हमारा थर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर डिक्रीज है, बाकी सेम सेट के डिफरेंट सबसेट्स के क्वेश्चन है, पिछले से रिलेटेड है। रीज़न बिल्कुल पिछले जैसा है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो रीज़न तो सही है, लेकिन यहाँ पर असर्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न आर इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन आर द सेम। और रीज़न क्या है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हमारा जो के हो जाता है वो के क्या हो जाता है, रेट ऑफ, या हम लोग ऐसे हो जाएगा बाय कंसंट्रेशन, मान लेते हैं ये जीरो ऑर्डर है, या जनरली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, रेट कांस्टेंट टाइम कंसंट्रेशन, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इस पर वो डिपेंड नहीं करता है तो इन दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी, तो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, रीज़न से असर्शन को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप पूरा लिख दीजिएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू
एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। पर अगर आप मार्किंग स्कीम देखिएगा तो ए और बी को भी सही माना गया है, रीज़न एंड एसर्शन आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, मार्किंग स्कीम में बी भी सही है, पर आप ए के संग आगे बढ़िए क्योंकि ए से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्लास 1 पूरा होता है टॉपिक 2। अगली क्लास में हम लोग टॉपिक 3 से कंटिन्यू करेंगे क्लास 2 में, और धीरे धीरे चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे।